हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आई हैं, यानी 2 दिन हो गए। तो स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि एक दिन अगर वीडियो अपलोड नहीं होता तो आप लोगों का भी नुकसान होता, मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो उस दिन का हमारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। ओके, तो हमारा जो सेशन चल रहा था, यानी जो सीरीज चल रही थी, वो इंडियन ज्योग्राफी की चल रही थी, यानी भारत के भूगोल की। और जो भारत का भूगोल की सीरीज है, अगर उसमें अभी तक आप सभी को कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दुविधा या परेशानी, डाउट क्रिएट हुआ हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ इस चैनल के बारे में और इन सेशन जियोग्राफी के सेशन के बारे में, कि हम कौन से एग्ज़ाम्स के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि हम कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं, तो जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, यानी पीसीपीएस से इतने भी होती हैं, वो एसएससी, यूपीएससी और कोई भी एग्ज़ाम जैसे रेलवे, इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो पुलिस का हो, एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए हम इस क्लास को ले सकते हैं। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ये सीरीज में लेकर आया हूँ ज्योग्राफी की, वो सारे टॉपिक्स, यानी अगर हम किसी किताब को उठाते हैं तो उसमें 15 टॉपिक आप देखोगे ज्योग्राफी में, तो मैं 15 के 15 यहाँ पर आपको कराऊंगा। ठीक है। तो किसी बच्चे के मन में अगर ये क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर हमें जो करा रहे हैं वो कहाँ तक कराएंगे, तो पूरे के यानी पूरी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं फिनिश कराऊंगा। और जो हमारा माध्यम रहेगा यानी मीडियम रहेगा, वो क्या रहेगा, हिंदी। यानी हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं वो इस क्लास को ले सकते हैं, और कुछ इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं जिनको लगता है कि मुझे हिंदी में क्लास लेना चाहिए, वो भी यहाँ पर क्लास ले सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने इस सीरीज में यानी ज्योग्राफी में क्या कराया है। सबसे पहले मैंने भारत का सामान्य ज्ञान कराया था, उसको मैंने फिनिश कराने के बाद मैंने इसमें कराया भारत की भू आकृतिक प्रदेश, यानी भारत में जो हम मैप देखते हैं उसमें सबसे पहले हिमालय मिलता है, फिर उत्तर भारत का मैदान मिलता है। ऐसे करके हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो सब हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने नदियाँ पढ़ी। नदियों के बाद जो हमारा पिछला टॉपिक था वो था जलवायु, यानी क्लाइमेट। ठीक है। और क्लाइमेट में जो भी हमने फोकस किया था वो इंडियन क्लाइमेट पर फोकस किया था। वहीं आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो आज हमारा टॉपिक रहेगा मृदा, यानी सॉइल। ओके, तो ये जो टॉपिक है, अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की, तो यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा और भी एग्जाम्स जैसे पीएससी हो गया, एसएससी हो गया, सभी में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा केयरफुली पढ़ना है, और पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ाता हूँ मैं। यहाँ पर जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए अगर डाउनलोड नहीं है तो, और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिर या तो आप प्रिंट करा लीजिए, या तो आप प्रिंट करा सकते हैं, या वहाँ से खुद से नोट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से खुद नोट करना है तो वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पर सेम वही चीज़ मिलेगी, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर मैं जो पढ़ाता हूँ वही वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो हमारा कैमरा होता है यहाँ पर, तो इसके पीछे जो चीज़ छुप जाती है वो इसमें नहीं मिल पाती, तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मृदा रहेगा। ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं पिछले टॉपिक में भी मैंने यही किया था। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू देखने से या एमसीक्यू करने से क्या होता है कि एक तो जो सामने आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको समझने का हमें समझ में आता है, यानी समझने का एक जरिया मिलता है।
कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसके जो भी कंटेंट है, जो भी उसका डाटा है वो सही है, हमारे क्वेश्चंस उससे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे कंटेंट से बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि कंटेंट इन क्वेश्चंस के आधार पर बनाया गया है, ऐसा नहीं, और ना ही क्वेश्चंस इस कंटेंट के आधार पर बनाए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर के पेपर में गूगल पे मिल जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और लगभग अगर मैं 10 पेपर की बात करूँ, 10 से एग्ज़ाम की बात करूँ, तो इसमें से लगभग 8 कुछ पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 अगर ज़्यादा हो गया तो मैं 7 आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आया कब कब है ये, एसएससी CHSL 2015 में आया है, यूपीपीएससी प्री 2014 में आया, एसएससी CPO 2005 में आया है, और एमपीपीएससी प्री 2003 में आया है। ओके, तो इसके ऑप्शन क्या क्या है, पर्वतीय मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो आप लोगों ने अगर ये पहले से कर रखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। अगर मैं 100% की बात करूँ तो इसमें से लगभग 95% लोगों को इसका आंसर पता होगा। ओके, तो ये मैं यहाँ पर कोई भी सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये सिर्फ आपके लिए समझने के लिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम जैसे सर का कंटेंट पढ़ते हैं, किसी भी टीचर का आप कंटेंट पढ़ते हैं, तो आपको फोकस कैसे करना है और कैसे क्वेश्चंस को अपने हिसाब से बनाना है। फिर पुरानी कछारी, या इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, को इनमें से क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन क्या कब पूछा गया है, 2012 एसएससी CGL। वह बहुत इजी क्वेश्चन, हालांकि अगर मैं PSC तक की बात करूं तो बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी में थोड़े क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर पुरानी कछारी या जलोढ़ मिट्टी को दूसरे नाम से किससे जानते हैं, रेगुड़, खादर, कल्लर या बांगर। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसको करना है। फिर अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन यानी 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। ये कब आया, UPRO या ARO प्री 2014 में क्वेश्चन आया है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से करना है। मैंने देखो क्वेश्चन कराने का तरीका या क्वेश्चन मैंने क्यों दिए, उसका कारण ये है कि आप कंटेंट से क्वेश्चन खुद निकाल पाओ, क्योंकि आपको अभी जो स्टूडेंट नए उनको नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे, फिर अंदर कंटेंट में जैसे ही आप जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और कपास के लिए कौन सी मृदा उपलब्ध है, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, वो आप देखोगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, तो क्वेश्चन आप ढूंढते जाते हो। इनमें से कौन सी मृदा धान की खेती के लिए आदर्श यानी सबसे उपजाऊ मानी जाती है। ये एसएससी CHSL 2013 में आया है। इसके 4 ऑप्शन, लेटेराइट, जलोढ़, काली और लाल मृदा। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि पाई जाती है। एसएससी CGL 2017 में आया है। ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। इसके ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको ऑप्शन ढूंढना है। इनमें से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। ये UPPCS प्री 2015 में आया है। क्या लिखा है, निर्माण बोला गया कौन सी मिट्टी जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। लेटेराइट, जलोढ़, लाल और रेगुर। ठीक है, जब आप इस क्लास को ख़त्म करेंगे, यानी जो भी मृदा का सेशन आप ख़त्म करेंगे, तब तक आप देखेंगे कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, अवनलिका क्या होता है, सब आप यहाँ पर, लैंडस्लाइड क्या होता है यानी भूस्खलन क्या होता है, आप सब यहाँ पर सीख के जाओगे। ठीक है,
लाल मिट्टी भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया है। केवल पूर्वी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिणी पठार तथा पूर्वी क्षेत्र में। दसवां क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल की खेती के लिए रेगुर मृदा यानी काली मिट्टी? यहाँ पर आपको याद रखना है, काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा भी बोलते हैं या रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त है यूपीएससी सीएपीएफ में आया 2015 में, यूपीपीसीएस 2009 में आया है, एसएससी 2008 में आया है। इसके ऑप्शन है मूंगफली, गन्ना। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था इसका। ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम कंटेंट आगे बढ़ते जाएंगे, हर लाइन से आपको क्वेश्चन ढूंढते हुए चलना है। ओके। आप हर लाइन से क्वेश्चन ढूंढोगे तो आपके टेस्ट सीरीज में या जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं वहाँ पर आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके परिचय को। मृदा को क्या बोलते हैं? सॉइल भी बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। इसको हमने प्रारंभिक पेज में ही देख लिया था। मृदा, देखो समझ है क्या मिट्टी? मिट्टी हम बोलते हैं, हम देखते हैं, तो है क्या? मृदा कई ठोस, तरल, गैसीय पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से पूछ सकता है यूपीएससी या पीएससी में कि मिट्टी क्या सिर्फ ठोस का मिश्रण है या तरल का मिश्रण है? गैस तो आपके मन में आएगा ही नहीं। तो ये तीनों का मिश्रण है। ठीक है ना, एक का मिश्रण नहीं है, सिर्फ ठोस का नहीं है। जो भूपर्पटी, जो पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत होती है, स्तर में पाई जाती है। जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक बने रहने से मृदा का निर्माण होता है। जैविक यानी जो भी जीवाश्म फॉसिल है उनकी वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की वजह से या केमिकल एक्टिविटी की वजह से, जो बहुत समय तक प्रक्रिया चलती रहती, प्रोसेस चलती रहती, उनकी वजह से बनते वाली, उनकी प्रोसेस से क्या बनती है? मृदा बनती है। भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। फलस्वरूप फसलों, घासों तथा पेड़ पौधों में भी भिन्नता पाई जाती है। अगर मिट्टी में अंतर होगा तो वहाँ की फसल में, घास में, वृक्षों में भी क्या होगा? अंतर होगा। ठीक है। जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है वह अम्लीय मृदा होती है। यह याद रखना है। हर लाइन से क्वेश्चन की बोला था मैंने, तो क्वेश्चन बनता जा रहा है। क्या चूने की जिस मिट्टी में मात्रा ज़्यादा होती है वह मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय मृदा नहीं होगी या कम अम्लीय होगी। जिसमें मात्रा कम होती है वो मृदा कैसी होती है? अम्लीय होती है। जिसमें चूने की अधिक मात्रा होती है मृदा कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्लियर हो गया ना? याद रखना है आपको, जिसमें चूने की मात्रा कम वो अम्लीय यानी एसिड वाली, जिसमें चूने की मात्रा अधिक वो क्षारीय यानी कड़वी। अब अगला क्या है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया। अब जो मिट्टी है वो बनती कैसे, उसके प्रोसेस क्या होती है, वो सब हम यहाँ पर समझेंगे। जिन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से परिपक्व का मतलब होता है उसका बनना, ठीक है, मृदा का निर्माण होता है, वे क्या है? भौतिक अपक्ष है, अभी हमने पढ़ा था। रासायनिक अपक्ष है या जैविक अपक्ष है। मृदा का निर्माण कुछ भौतिक, रासायनिक, जैविक एजेंटों या कारकों द्वारा मूल चट्टानों के अपक्षय या विघटन से शुरू होता है। अपक्षय के परिणाम स्वरूप मिट्टी की चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं जिन्हें रेगोलिथ कहा जाता है। फिर से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि मिट्टी की जो चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूट जाती है उसको क्या कहा जाता है? रेगोलिथ कहा जाता है। जो विभिन्न अन्य पेडोजेनिक प्रक्रियाओं के प्रभाव में परिपक्व मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आपको खुद से एक सोचना है और कमेंट में बताना। ये आपका एक HW हो गया। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
ठीक है। उसके बाद सबसे पहला हम देखेंगे भौतिक अपक्षय क्या है। भौतिक अपक्षय कारक मुख्य रूप से प्रकृति में जलवायु वाले होते हैं। वे चट्टानें या आंतरिक प्रभाव डालते हैं जिनके परिणाम स्वरूप टुकड़े रेगुलित में टूट जाते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। भौतिक अपक्षय चट्टान खनिजों में किसी भी रासायनिक परिवर्तन का कारण नहीं बनती हैं। ये भौतिक अपक्षय क्या होते हैं हम समझेंगे, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, तापमान की वजह से, जल की वजह से, बर्फ की वजह से, गुरुत्वाकर्षण और पवन कुछ जलवायु भौतिक अपक्षय कारक हैं। उदाहरण के लिए तापमान उन चट्टानों के टूटने का कारण बनता है जिनकी संरचना विषम होती है, क्योंकि चट्टानों को बनाने वाली सामग्री में अंतर विस्तार संकुचन गुणांक के कारण या जल वर्षाधार धार जल तरंग क्रिया द्वारा यांत्रिक अपक्षय का कारण बनता है। ये थोड़ी क्रिटिकल है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बस मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि भौतिक कारक कौन से होते हैं, तो ये होती है, ठीक है। भूकंप और भ्रंश के कारण होने वाले भूस्खलन, चट्टान में फिसलन, गुरुत्वाकर्षण अपक्षय के कारण या चट्टानें घर्षण और प्रभाव की ताकतों से खंडित हो जाती हैं। क्लियर होता जा रहा है ना। फिर उसके बाद रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से होता है। जैसे जैसे घोल चट्टानों के जल में घुलनशील खनिज जैसे जिप्सम, चूना पत्थर आदि विलायक क्रिया द्वारा अपक्षित हो जाते हैं, जो पौधों और जानवरों के कार्बनिक अवशेषों के क्षय के बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक अम्लों की उपस्थिति में बढ़ जाते हैं। तो किसी भी मिट्टी में अगर किसी का घोल यानी मिक्सचर मिल जाता है तो वो भी एक कारण है मिट्टी के परिवर्तन का, ठीक है। फिर होता है जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। ज़्यादातर अन्य प्रतिक्रियाओं जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन या कार्बोनेशन में संयोजन में होता है, और इसमें लोहे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम आदि के हाइड्रोक्साइड का उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण क्षार वाले रासायनिक क्रिया शामिल होती है, ऑक्सीकरण। उसके बाद तो ये जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ ये सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये प्री में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप जो लोग एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्सीकरण, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन खनिजों के साथ किसी क्रिया के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। उत्तरार्ध जब जल में घुल जाता है तो चट्टान को कमजोर कर देता है और अपक्षय लाता है। ऑक्सीकरण अच्छी तरह से वातित और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है। फिर उसके बाद जो आखिरी है यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का आना और जाना कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छा होता है, जिसमें जल निकासी सबसे अच्छा होता है, ठीक है। जल जल्दी निकल जाता है, यानी जल उसमें रुकता नहीं है। फिर उसके बाद है जैविक अपक्षय। कई सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, लाइकेन कई चट्टान को एक गतिशील प्रणाली में बदल देते हैं, ऊर्जा का भंडार करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। जैसे क्या मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम सोडियम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये पोषक तत्व पदार्थों के साथ जुड़ जाते हैं और इस तरह वनस्पति के सड़ने और विकासशील मिट्टी में वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अभी मैंने कराए थे तो वो मेंस के लिए है, प्री के लिए नहीं है, तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मृदा परिच्छेदिका, या उसको दूसरी भाषा में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मृदा या सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल होती क्या है वो हम समझेंगे यहाँ पर। देखिए मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती है, इसको हम मैप के द्वारा भी समझेंगे, ठीक है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है।
कैसे होता है ऊर्ध्वाधर? ऊपर से नीचे। ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। हर परत का अलग अलग, मतलब जो भी, जैसे ये मिट्टी है, इसके अंदर तक हम खोदेंगे तो ऊपर की मिट्टी की परत अलग होगी, उसके नीचे की मिट्टी की परत अलग होगी, रंग अलग होगा, और नीचे की मिट्टी की परत और रंग, यानी उसके जो भी चीज़ होगी वो अलग अलग होंगी, ठीक है ना। तो हर परत पर अलग अलग संगठन, रंग, गहराई, रासायनिक संरचना होती है, अलग अलग होती है। इन परतों को संस्तर स्थितियां कहते हैं। मृदा की संस्तर स्थितियों का वर्णन नीचे दिया गया। यहाँ पर स्थितियां दी गई हैं A, B, C, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्तर A। सबसे ऊपरी परत को शीर्ष मृदा या A संस्तर की स्थिति कहते हैं। इस परत की मृदा भुरभुरी होती है। कैसी होती है? भुरभुरी। शीर्ष मृदा में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में होता है। छोटे पादपों की जड़ें, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमस की ज़्यादा, मतलब ह्यूमस ज़्यादा होता है और भुरभुरी होती है। जड़ें इसी परत में फैलती हैं। शीर्ष मृदा को आसानी से खोदा जा सकता है। शीर्ष मृदा यानी ऊपर की मृदा में कई जीव जंतु भी रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक उंगली इतनी मोटी होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद B संस्तर स्थिति। इस परत की मृदा जो थोड़ी कठोर होती है, अधिक घनी होती है। इस परत में ह्यूमस जो होता है वो नाम मात्र का होता है या बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन इस परत में खनिज की मात्रा अधिक होती है। खनिज यानी मिनरल्स, ठीक है। फिर संस्तर C की स्थिति। इस परत में दरार युक्त और विरध युक्त सेलों के ढेले होते हैं। यह काफ़ी कठोर होती है। आधार सेल, इसको बेडरॉक भी बोलते हैं, यह सबसे नीचे रहती है। इस परत में विशाल और कठोर सेलें होती हैं। इस परत को फावड़े से खोदना भी कठिन होता है। तो ये परिच्छेदिका थी। इसको हम अगर बाय मैप समझें तो कैसे समझेंगे, इसको मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। देखिए, जो ऊपर की परत है उस पे पेड़ पौधे हैं, क्लियर समझते जाना। उसके जो नीचे जड़ें फैलती हैं, इस पूरी यहाँ तक जड़ें फैलती हैं, उस पूरी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? संस्तर A स्थिति बोलते हैं। उसके बाद की जो अगली होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? संस्तर B की स्थिति बोल देते हैं। फिर उसकी जो नीचे की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? C। जैसे हमारे यहाँ पे जो बोरवेल होता है, बोरिंग्स होती हैं, उसमें जब नीचे क्या होता है, पत्थर आ जाते हैं तो वहाँ पर बोरवेल नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो उसके नीचे कौन सा, उस आखिरी को क्या बोलते हैं? आधार सेल। यानी यहाँ पर पत्थर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है इस पूरी स्थिति में। क्लियर? ये 4 सेल है। इसके बाद जो भी होगा वो आपको अगले सेशन में मिलेगा। जैसे मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, अपरदन वगैरह सब। इस सेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट या कोई भी ऐसा चीज़ लगी हो कि आपको जो चीज़ पसंद नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ा आवाज़ में आपको लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।